बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि रूट कोज़ की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि अगर हम 2001 के बाद की बात करें, पर्टिकुलरली 2019 कोविड के बाद की बात, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में राइज़ देखा गया है। ना कि सिर्फ बच्चों में, बल्कि एडल्ट्स में भी। इसके 2 कारण रहे। नंबर 1 तो सोशलाइज़ेशन बहुत कम हो गया था उन 2-3 सालों के लिए। दूसरा सोशल जो आपके प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, सोशल मीडियाज़ उसमें इंटरैक्शन बहुत बढ़ गया। तो इसमें जो मेन जितनी भी रिसर्चेज़ हुई हैं, जितनी रिपोर्ट्स हुई हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है या एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं, वो सब यही दर्शाती है कि जब बच्चे सोशल होते हैं, जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो उनका जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होता की बहुत बड़ी खामी मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी एनईपी से पहले के जो 92 में गवर्नमेंट ने फ्रेम की थी, उसमें ये कहा गया था कि अब पूरे हिंदुस्तान के बोर्डों में एक तरह का कैरिकुलम होगा, एक तरह की बुक होगी, है। एक जैसी, और एनसीईआरटी उनको डेवलप करेगी। क्या एनसीईआरटी उनको डेवलप कर पाई या दूसरे बोर्ड उसको अडोप्ट कर पाए? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप 1992 से आज तक इस तरह का सिस्टम बच्चों को नहीं दे पाए कि बच्चा हरियाणा में पढ़ रहा है तो भी वही कैरिकुलम अडॉप्ट करेगा। अगर बच्चा बंगाल में चला जाता है, बच्चा केरल में चला जाता है, बच्चा तमिलनाडु में चला जाता है, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाता है, तो वही कैरिकुलम बच्चे को पढ़ने का हक था 1992 के बाद। लेकिन सरकार ने वो हक दिया नहीं। अपने खामियां छुपाने के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाना, वहीं से प्रेशर शुरू होता है। जब बच्चा बंगाल से दिल्ली में आता है, बच्चा बंगाल से गुड़गांव में पढ़ने के लिए आता है, तो बंगाली में पढ़ रहा होता है, चीजें सीख भी चुका होता है, पर उसका कैरिकुलम और हमारा कैरिकुलम मैच नहीं करता। तो बच्चा कितना प्रेशर में होता है जब ये यहाँ आता है, तो उसको नई चीजें सीखने की जरूरत होती है, नए माहौल में डालने की जरूरत होती है, बाकी तमाम तरह की चीजें नई सीखने की जरूरत पड़ती है। आप 1992 के बाद वो सिस्टम दे नहीं पाए। अब एनईपी में ऐसा कहा गया कि हम एक बोर्ड रखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक बोर्ड रखेंगे, सीबीएसई या कोई और अन्य बोर्ड। तो, तो मुझे डाउट होता है क्या हम रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं, सिस्टम बात बहुत बड़ी बड़ी बोल देता है, लेकिन उसको पूर्ण नहीं करता। उसको पूर्ण नहीं करता तभी ये चीजें सुसाइडल जैसी चीजें सामने आने लगती है। ये रूट कोज है, ये जड़ है, इस जड़ को खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये जड़ खत्म नहीं होती तब तक ये सुसाइड के केस शायद ना रुके। आज हम चर्चा करेंगे बेहद गंभीर विषय पर, जो विषय है बच्चों का सुसाइड प्रवृत्ति की तरफ आगे बढ़ना। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना है कि 8% बच्चे, जो टोटल सुसाइड हिंदुस्तान में होते हैं उसका 8% बच्चे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, और 6% के आसपास किसान होते हैं। तो यानी कि सबसे बड़ा आंकड़ा बच्चों का ही रहा है। तो बच्चों में ये सुसाइड प्रवृत्ति आई कैसे, कहाँ से आई? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एनालिसिस किया और कुछ गाइडलाइन जारी की स्कूलों पर, कॉलेजों पर और कोचिंग सेंटर पर, मतलब तमाम तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर, जहाँ से बच्चा सीखता है, जहाँ से बच्चा आगे बढ़ता है, जो बच्चे को कैरियर बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर क्वेश्चन मार्क किया है कि यहाँ से सुसाइड की टेंडेंसी बढ़ती है। तो कुछ गाइडलाइन जारी किया है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए निशु यादव मैडम, जो सिटी इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल है, आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। उन्हीं से जानेंगे कि ये सुसाइड प्रवृत्ति कहाँ से आती है, किस तरह से आती है, बच्चों की मानसिकता कैसे काम करती है और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या गाइडलाइन है। तो मैडम स्वागत है आपका। आप बताइए कि ये जो गाइडलाइन जारी की है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें तमाम तरह की चीज़ों को जोड़ा गया है कि बच्चों से ये नहीं करवाना होता है, बच्चों के लिए ये चाहिए होता है, टीचर्स को ये चाहिए होता है, और एनवायरनमेंट किस तरह का चाहिए होता है। ये गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं इस गाइडलाइन पर कि रूट कोज पर काम हुआ है, या ऊपर ऊपर का मामला देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी और अब बाद में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर कानून बनाए? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि रूट कोज की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि अगर हम 2001 के बाद की बात करें, पर्टिकुलरली 2019 कोविड के बाद की बात, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में राइज़ देखा गया है। ना कि सिर्फ बच्चों में, बल्कि एडल्ट्स में भी। इसके 2 कारण रहे। नंबर 1 तो सोशलाइज़ेशन बहुत कम हो गया था उन 2-3 सालों के लिए। दूसरा सोशल
जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडियाज, उसमें इंटरेक्शन बहुत बढ़ गया। तो इसमें जो मेन जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जितनी रिपोर्ट्स हुई हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की है या एनसीआरबी की रिपोर्ट्स हैं, वो सब यही दर्शाती है कि जब बच्चे सोशल होते हैं, जब एक दूसरे के साथ खेलते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं, तो उनका जो स्ट्रेस होता है वो रिड्यूस होता है। लेकिन आजकल क्या हो रहे हैं, बच्चे जैसे ही स्कूल्स में तो हम नहीं मोबाइल्स अलाउड करते हैं, जैसे ही वो घर जाते हैं, मदर फादर दोनों वर्किंग है, पर्टिकुलरली न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो सुसाइड केसेस हैं वो सिटीज में ज़्यादा है कंपेयर टू विलेजेस, राइट। तो वो क्या करते हैं, घर जाकर मोबाइल में इतने इन्वॉल्व और इंडल्ज हो जाते हैं कि उनका सोशलाइजेशन और कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम जो मेजर आ रही है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए सिस्टम नहीं है, लेकिन बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। पेरेंट्स हैं वो बिजी हैं, शाम को घर पहुंचते हैं, तब तक बच्चे का सोने का समय होता है या बच्चा होमवर्क में बिजी होता है। स्कूल में आते हैं, टीचर से अगर उनको स्कूल में प्रॉब्लम हो रही हो, टीचर से शेयर करते हैं, जितना सपोर्ट स्कूल प्रोवाइड कर सकता है, आई बिलीव सब स्कूल प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कहीं ऐसी चीजें जो बच्चा घर जाके शेयर करना चाहता है या फ्रेंड से शेयर करना चाहता है, तो आजकल वो सपोर्ट ले रहा है सोशल मीडिया का। आप देखेंगे थोड़ा सा भी प्रेशर आता है, व्हाट्सएप स्टेटस चेंज हो जाते हैं, जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा डाल रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर डाल रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बच्चों ने अपने इर्द गिर्द क्रिएट कर लिया है। एक तो ये मैं मानती हूँ, ये दो जो मेजर कारण है। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट कारण बनता है वो है एक्सपेक्टेशन, जिसको मैं फॉल्स एक्सपेक्टेशन कहती हूँ, जो कि पर्टिकुलरली जन्म लेती है, जो रूट कोज की आप बात कर रहे हैं, वो जन्म लेती है बच्चे के परिवार से। सोशल मीडिया के साथ साथ मेरा ऐसा भी मानना रहा है कि फिल्में भी बहुत रोल प्ले करती है, कि जिस तरह की आप फिल्में देखोगे आपकी मेंटेलिटी उसी तरह की हो जाएगी। ये शुरुआती दौर से ही, जब से फिल्मों का प्रचलन आया, उसी दौर से फिल्मों को इन्फ्लुएंसर माना गया, बिल्कुल, कि हमारे चरित्र निर्माण में फिल्में बहुत प्रभाव डालती है। तो फिल्में जिस तरह की आजकल आ रही है, सेंसर बोर्ड भी शायद नहीं देख पाता उनको, और किस तरह से वो फिल्में आ जाती है, चल भी जाती है, बच्चे उससे प्रभावित भी होते हैं, और फिर ये सुसाइड टेंडेंसी शुरू होती है। मेरी नज़र में तो ऐसी फिल्में काफ़ी कम हैं जिससे बच्चे इन्फ्लुएंस होकर सुसाइड की तरफ जा रहे हैं। ऐसा मैंने बहुत कम देखा है, बल्कि उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, जैसे 12th फेल है। बच्चे हिंसक भी होते जा रहे हैं। हाँ, बच्चे जैसे टीचर्स के मारने की घटनाएं, टीचर्स के गोली मारने तक की घटनाएं, टीचर को चाकू मारने तक की घटनाएं बच्चे अंजाम देने लगे। तो कहीं ना कहीं उसका मेंटली स्टेटस, उसका किस तरह से मानसिक स्तर है, कहाँ पे वो बात करें, ये चीजें भी इंक्लूड होती है। या तो वो खुद मर जाता है, या वो टीचर को ही मार देता है, या वो दूसरे लोगों को मार देता है। तो ये एक संबंध विच्छेद वाली बात चलने लगी है कि टीचर्स में भी डर का माहौल व्याप्त है और बच्चों में भी डर का माहौल व्याप्त है। एक सही तरह का हम शायद रिश्ता डेवलप करने में सक्षम नहीं हो पा रहे। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में भी उसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्कूलों को लेकर बंदिशें जारी की है कि स्कूलों को ऐसा करना होगा, स्कूलों को ऐसा करना होगा, बच्चों को ऐसा करना होगा, या पेरेंट्स को ऐसा करना होगा, या सोसाइटी को ऐसा करना होगा। सोशल मीडिया पे भी इस तरह के कंटेंट नहीं होने चाहिए। बच्चों को कैसे रोका जाए, सिस्टम कैसे रोक सकता है, गवर्नमेंट की क्या ड्यूटी रही है, इस पर सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से मौन है। तो क्या ये मान लिया जाए कि पूरी तरह से स्कूल ही जिम्मेदार है कि सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ी है, उसके लिए स्कूलों को ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, दूसरे सिस्टम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि स्कूल उसके लिए जिम्मेदार है। हाँ, ये मान सकते हैं कि सरकार जो है या सुप्रीम कोर्ट है, वो हमसे एक्सपेक्ट करे एक सपोर्ट, क्योंकि बच्चा सुबह घर से निकलता है, उसके 6 घंटे 7 घंटे हमारे पास रहता है। तो जितना अच्छा सपोर्ट स्कूल प्रोवाइड करता है आज के टाइम में, क्योंकि पेरेंट्स के पास समय नहीं है, और यही इग्नोरेंस का कारण है कि बच्चे जो पेरेंट्स के साथ टाइम नहीं बिता पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये सोसाइटल प्रेशर। पेरेंट्स की भी क्या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि वो पेरेंटिंग किस तरह से करें। बिल्कुल, आज के तारीख में हम ये मान लेते हैं, पेरेंट्स कह देता है मेरे पास तो समय नहीं है जी, मैं तो सुबह बच्चे उठने से पहले ही घर से निकल जाता हूँ, मैं बच्चा सोने के बाद घर में आता हूँ, और उसकी मम्मी भी कहीं नौकरी कर रही है, जॉब कर रही है, या कोई दूसरे तरह के काम कर रही है, उसके पास भी समय नहीं है। और एक बात और रहती है पेरेंट्स की तरफ से कि मैं पढ़ा लिखा कम हूँ जी, मैं समझ नहीं पाता सिलेबस को किस तरह से पढ़ाना,
आप सिर्फ सिलेबस पढ़ाने की बात क्यों करते हो? आप में समझदारी तो हो, आप कैरेक्टर निर्माण का काम तो कर ही सकते हो। तो बाकी तमाम तरह की चीज़ें तो पेरेंट्स कर ही सकता है, खाली कैरिकुलम का उसको शायद नहीं पता होता। और दूसरी बात है कि कैरिकुलम उस तरह से चेंज नहीं हुआ, हम अंग्रेजों के ज़माने का ही कैरिकुलम पढ़ रहे हैं तकरीबन देखा जाए तो। बिल्कुल। कुछ हमने बदलाव नहीं किया, सिस्टम वो का वो ही चल रहा है जैसा पहले था। तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग की कहाँ-कहाँ ज़रूरत है, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रकाश डालने की ज़रूरत है आज इस सेशन में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग के ऊपर तो बिल्कुल काम करना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट, मैं आपको बता दूं, एक माँ बाप जो होता है ना, वो ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को बेस्ट ही दे रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उससे बेस्ट हम नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, स्कूल की फीस दे रहे हैं। तो अब वो सारा जो उसके कैरेक्टर निर्माण की जो आप बात करें, वो पूरी जिम्मेदारी स्कूल की बना दी जाती है, जो कि मुझे लगता है बहुत गलत है। ऐसा एक प्रोग्राम या पॉलिसी होनी चाहिए जो कि गांव-गांव में, ग्राउंड लेवल तक पेरेंट्स को सिखाने के लिए भेजी जाए, और आज के समय में बहुत ज़रूरत है पेरेंट के कंट्रीब्यूशन की उस मामले में। उनके इग्नोरेंस को कम करना चाहिए। आपने जैसा बताया कि कैरेक्टर बिल्डिंग का दायित्व एक्चुअली पेरेंट्स से शुरू होता है, उनके सर्विलेंस से शुरू होता है कि वो नज़र रखें। करिकुलम और ये पार्ट स्कूल का है, और जितना स्कूल करना चाह रहे कर रहे, तो जो दिशा निर्देश आए हैं सुप्रीम कोर्ट से, वो एक सपोर्टिव है। मैं एक जो मेरा दृष्टिकोण है इसको देखने का, कि वो सपोर्ट मांग रहे हैं हमसे। जितने भी दिशा निर्देश हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, मैक्सिमम स्कूल्स उसे फॉलो कर रहे हैं। सीबीएसई से पहले भी आ चुका है। जैसे एक उसमें लिखा है कि काउंसलर होना चाहिए, या कोई सोशल वर्कर आप बुलाइए बच्चे की मेंटल हेल्थ या काउंसलिंग करने के लिए। मैक्सिमम स्कूल्स के पास है। इवन टीचर्स जो बीएड करती हैं, उनका एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम होता है, एक उनके क्रेडिट्स होते हैं, जिसका चैप्टर होता है साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो सक्षम नहीं, और आजकल ट्रेनिंग्स भी हो रही है उसके ऊपर। तो मैं ध्यान खींचना चाहूंगी कि घर के माहौल को और पेरेंट की एक्सपेक्टेशन को थोड़ा कम करने की जरूरत है। पेरेंट अभी खुद क्लियर नहीं है कि वो चाहता क्या है बच्चे से। उसे एकेडमिक चाहिए, या उसको को करिकुलर एक्टिविटीज में डालना है। और पर्टिकुलरली अगर आप देखेंगे, जो सुसाइडल केसेस हैं, वो कॉलेज लेवल में ज्यादा है। ये सीयूटी के एग्जाम होते हैं, जी। हमने कई बार उसका बहुत विरोध किया। क्यों होते हैं? बच्चा जब एग्जाम देकर आया, 10वीं क्लास के उसने एग्जाम दिए, 12th क्लास के उसने एग्जाम दिए, तब वो एक सक्षम बच्चा होकर निकला है, पास होकर निकला है। तो पास होकर निकला तो उसके बाद भी फिर आप एक एग्जाम लेंगे। आपकी गवर्नमेंट बॉडी ने ही एग्जाम लिए, सीबीएसई हो या दूसरे बोर्ड हो, उन्होंने ही एग्जाम लिए, उन्होंने ही रिजल्ट तैयार किया और उन्होंने ही सब कुछ तैयार किया। जब आप गवर्नमेंट बॉडी पर ही भरोसा नहीं कर पा रहे, आप कहते हैं अब हम दोबारा से एग्जाम लेंगे, तो ये कहाँ का न्याय है? या आप किस तरह से कह सकते हैं कि आप जो एग्जाम लेंगे वो पूर्ण रूप से पक्षपातीपूर्ण नहीं होगा? मीन्स उसमें भी तो खामियां हो सकती है, उस टेस्ट में भी तो। आप हर चीज का अलग अलग टेस्ट लेने लगे। आप जब बच्चा पढ़ रहा होता है, शुरुआत में नर्सरी क्लास में एडमिशन लेता है, तो वो टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना उसके बाद शुरू हो जाता है। फर्स्ट क्लास में टेस्ट होते हैं, सेकंड में टेस्ट होते हैं, थर्ड में टेस्ट होते हैं। चलो कुछ स्कूल ऐसे हैं जो बिना टेस्ट बेसिस पर भी काम करते हैं, लेकिन 5वीं क्लास के बाद तो तकरीबन सभी स्कूलों में टेस्ट होते हैं, एग्जाम होते हैं, और बच्चा अपने आप को प्रूव कर पाता है तो अगली क्लास में जा पाता है, 6th में जा पाता है, 7th में जा पाता है, 8th में जा पाता है, 9th में, फिर 10th में, फिर 11th में, फिर 12th में। तो तमाम तरह के एग्जाम से जब बच्चा गुजरता हुआ जाता है, और फिर कहते हैं कि ये बच्चा सक्षम नहीं हुआ होगा। हम जानते नहीं, पता ना बोर्ड ने किस तरह से एग्जाम लिए होंगे, हमें नहीं पता। हम तो अपना एग्जाम अलग ही लेंगे, फिर कॉलेज में एडमिशन देंगे। ये कितनी सिस्टम की चूक है, और इसी से बच्चा प्रेशर में आता है, यहीं से शुरू होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरफ बिल्कुल लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया कि आपके इतने तरह के टेस्ट चल रहे हैं, इतने तरह के कंपटीशन चल रहे हैं, आप उन पर भी तो ध्यान दीजिए कि ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आप खामखा लाद रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो पर्टिकुलरली एग्जाम्स होते हैं, ये सरकार की खामियों को छुपाने के लिए है कि उनके पास इंस्टीट्यूट्स नहीं है इतनी बड़ी जनसंख्या के बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो इसलिए ये बैरियर लगाया गया है कि हम तो सिर्फ सरकार बिल्कुल नहीं सोचती कि जो बच्चे बच गए, जो 12th करके आए, ऐसा तो नहीं था सभी 12th पास करके आए। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि 12th पास होना चाहिए, उसके बाद आप इस एग्जाम में बैठेंगे। अगर वो 12th पास कर चुका है, तो किसी ना किसी कॉलेज में तो आप डालें ना उसे, कहीं ना कहीं तो उसे वैलिड करें। आपके इंस्टीट्यूट्स कम है, आपके आईआईटीज बहुत कम है, आपको उनको बढ़ाने की जरूरत है। एक सिस्टम की बहुत बड़ी खामी मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी एनईपी से पहले कह दी, जो 92 में गवर्नमेंट ने फ्रेम की थी,
उसमें ये कहा गया था कि अब पूरे हिंदुस्तान के बोर्डों में एक तरह का कैरिकुलम होगा, एक तरह की बुक होगी, बिल्कुल एक जैसी, और एनसीईआरटी उनको डेवलप करेगी। क्या एनसीईआरटी उनको डेवलप कर पाई या दूसरे बोर्ड उसको अडॉप्ट कर पाए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप 1992 से आज तक इस तरह का सिस्टम बच्चों को नहीं दे पाए कि बच्चा हरियाणा में पढ़ रहा है तो भी वही कैरिकुलम अडॉप्ट करेगा, अगर बच्चा बंगाल में चला जाता है, बच्चा केरल में चला जाता है, बच्चा तमिलनाडु में चला जाता है, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में जाता है तो वही कैरिकुलम बच्चे को पढ़ने का हक था 1992 के बाद। बिल्कुल लेकिन सरकार ने वो हक दिया नहीं। अपने खामियां छुपाने के लिए ये तमाम तरह के हथकंडे अपनाना, वहीं से प्रेशर शुरू होता है। जब बच्चा बंगाल से दिल्ली में आता है, बच्चा बंगाल से गुड़गांव में पढ़ने के लिए आता है, तो वो बंगाली में पढ़ रहा होता है, चीजें सीख भी चुका होता है, पर उसका कैरिकुलम और हमारा कैरिकुलम मैच नहीं करता। तो बच्चा कितना प्रेशर में होता है जब ये यहाँ आता है, तो उसको नई चीजें सीखने की जरूरत होती है, नए माहौल में डालने की जरूरत होती है, बाकी तमाम तरह की चीजें नई सीखने की जरूरत पड़ती है। आप 1992 के बाद वो सिस्टम दे नहीं पाए। अब एनईपी में ऐसा कहा गया कि हम एक बोर्ड रखेंगे, पूरे हिंदुस्तान में एक बोर्ड रखेंगे, सीबीएसई या कोई और अन्य बोर्ड। तो, तो मुझे डाउट होता है क्या हम रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। आप बात तो बहुत बड़ी बड़ी बोलते हैं, सिस्टम बात बहुत बड़ी बड़ी बोल देता है, लेकिन उसको पूर्ण नहीं करता। उसको पूर्ण नहीं करता तभी ये चीजें सुसाइडल जैसी चीजें सामने आने लगती है। ये रूट कोज है, ये जड़ है, इस जड़ को खत्म करना पड़ेगा। जब तक ये जड़ खत्म नहीं होती तब तक ये सुसाइड के केस शायद ना रुके। स्कूल को जो काम करने चाहिए वो निश्चित रूप से काम मुझे लगता है कि कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। स्कूल्स तो देखो एक गवर्निंग बॉडी के अंदर है, वो गवर्निंग बॉडी चेक पॉइंट्स बनाती है, उनकी चेकिंग करती है, उनको मेंटेन करती है। अगर उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है तो फिर ये सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, ना कि स्कूल। ये मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और ये मैं मानती हूँ। अब एक बात पर मेरा विशेष ध्यान रहता है कि जहाँ इतना कंपटीशन सरकार ने दे दिया है, ये टेस्ट वो टेस्ट, ऐसा टेस्ट वैसा टेस्ट, और फिर उस पर बहुत भारी मात्रा में कंपटीशन, आपका एक नंबर भी कम रहेगा तो आप चूक गए टेस्ट से। बच्चा कितने प्रेशर में टेस्ट देने जाता होगा। और ऐसी हालात में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है कि अब आप बच्चे का सेक्शन अलग नहीं कर सकते। जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है उसी बच्चे में कमजोर, मीन्स अच्छा से मतलब मेरा ये है, जिस बच्चे के अच्छे नंबर आ रहे होते हैं और जिस बच्चे के कम नंबर आ रहे होते हैं, वे सब एक ही क्लास में पढ़ेंगे, एक जैसा ही पढ़ेंगे। सैद्धांतिक रूप से ठीक भी है, गलत नहीं नजर आता। लेकिन जहां सिस्टम सपोर्ट नहीं करता इस तरह की बातों को, आप तमाम तरह के टेस्ट लेते हैं, इतने कंपटीशन का माहौल है, तो एक जैसे बच्चे एक जगह बैठकर पढ़े तो वो उस कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। दूसरे तरह के बच्चे उसमें मिक्स हो गए तो वो पहले वाले बच्चे को भी आगे नहीं जाने देगा। ये साइकोलॉजी है। जी बिल्कुल। हाँ, तो ये इस तरह के नियम बना देना, बजाय सिस्टम को सुधारने के आप नियम पे नियम बनाए जा रहे हो। और निश्चित रूप से हमारी जेंट्री या पेरेंट्स उतना समझ नहीं पाते, उनको अच्छा लगता है देखने में कि भाई आप सब बच्चे एक जगह बैठ कर पढ़ रहे हैं, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ठीक नजर आता होगा, लेकिन सिस्टम उसको अलाउ नहीं करता। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, तो इस पर भी मैं चाहूंगा कि आप अपने तरह से कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस बारे में किस तरह से काम करता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि हमें हर तरीके के बच्चे का, हर जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है बच्चे की, लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है, उसके बेसिस पर हर बच्चा एक ही क्लास में होना चाहिए, क्योंकि हम इंक्लूसिविटी की भी बात करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ तो बच्चा कम स्कोर कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, एक ही कक्षा में बैठकर पढ़ सकता है। बस टीचर को ध्यान देना है कि किस बच्चे के ऊपर कितना काम करना है, जो पीछे रह गया उसको टीचर सपोर्ट करे। लेकिन फिर यहाँ पे आगे हायर इंस्टीट्यूट्स की बात आती है, तो अगर क्लास में, अगर आप स्कूल में अगर चाहते हैं कि हर लेवल का बच्चा जो कम स्कोर कर रहे हैं ज्यादा वो एक जगह पढ़े, तो फिर आप ऊपर लेवल पर छटनी क्यों करने लग जाते हैं उसकी। उस बच्चे को वहां आइसोलेटेड फील होने लगता है, उस बच्चे को वहां डिवीजन फील होने लगता है कि जो मेरा फ्रेंड जिसके साथ में अभी तक एक साथ पढ़ रहा था, टीचर दोनों को अच्छे से मैनेज कर पा रही थी, अब इस एग्जाम से हमें गुजरना पड़ रहा है, वो तो क्लियर कर गया, मैं नहीं कर पाया। तो जो ये साइकोलॉजिकल कंपटीशन जिसकी आप बात करें, उसकी वजह से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है। जब पेरेंट्स ब्लाइंडली फेथ करता था एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर और टीचर्स पर पूरी तरह से फेथ करता था, उस समय तो
ये सुसाइड के केस नहीं होते थे। बिल्कुल और नील के आज भी जिस एरिया में जहाँ पर पेरेंट्स ब्लाइंडली फेथ करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर, वहाँ भी सुसाइड के केस नहीं हो रहे। बिल्कुल सुसाइड के केस कहाँ हो रहे हैं? क्योंकि बच्चे की मेंटेलिटी होती है, बच्चे की नहीं, ये बड़े की भी मेंटेलिटी होती है। यदि मुझे लगता है कि मैं किसी व्यक्ति से ऐसी टेंडेंसी मैंने पैदा कर ली, किसी व्यक्ति ने ऐसी टेंडेंसी पैदा कर ली, मुझे फला व्यक्ति से बदला लेना है, और मेरी वो टेंडेंसी मुझ पर इतनी हावी हो जाती है साइकोलॉजिकल रूप से कि मैं उससे हर हालत में बदला लेना चाहता हूँ, चाहे वो टीचर ही क्यों ना हो। तो मुझे लगता है कि मैं वैसे तो नहीं ले पाऊंगा, मैं बदला लेने के अपनी जान दे दूंगा। बिल्कुल। तो वो साइकोलॉजिकल रूप से, मानसिक रूप से बीमार है वो बच्चा, यदि वो ऐसा सोच रहा था। लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा किसी के अगेंस्ट सुसाइड नहीं करा, वो बदले की प्रवृत्ति के कारण सुसाइड करा। ये भी चीज देखनी होगी, साइकोलॉजी में बहुत बारीक बारीक बिंदुओं पर बात होती है। ये चीजें भी देखनी होगी, बच्चे ने सुसाइड किया तो किस विषय को लेकर किया, या तंग आकर किया, या बदले की भावना इतनी पनप गई वो कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने आप को सुसाइड के दायरे में डाल दिया। तो ये चीज भी मैंने देखी है कई बार बच्चों में होते हुए या बड़ों में भी होते हुए, कि हम बदला लेने की प्रवृत्ति के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल होता है। और इसमें टीचर का बड़ा रोल मैं मानती हूँ कि बच्चे के ऐसे अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रहे हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो जैसे मैं पहले भी एक हमारा पॉडकास्ट हो चुका है, उसमें मैं अर्ली इंटरवेंशन की बात कर चुकी हूँ कि ये पनपने से पहले ही टीचर अगर इसको काउंटर कर ले, वहीं उसको काउंसलिंग दे दे तो बहुत अच्छा है। एक्चुअली ये पाया गया है रिसर्च में, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि फैसिलिटीज की कमी है इंडिया में, काउंसलिंग की फैसिलिटीज की कमी है। एक्चुअली स्टिग्मा है, एक फोबिया है लोगों में कि अगर किसी को पता चला कि मेरे बेटे को कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं तो लोग क्या बात करेंगे। उससे बचने के लिए उसका टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा। इवन ये बच्चे के अंदर भी है कि अगर मैं मैम को बताऊंगा या मैं मम्मी पापा को बताऊंगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं अपने फ्रेंड को बताऊंगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो यहाँ पर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश बिल्कुल ठीक है कि हमें जीरो टॉलरेंस टू पनिशमेंट्स की तरफ जाकर काउंसलिंग केयर की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वो यही अपील कर रहे हैं और उसकी तरफ मुझे लगता है इंस्टीट्यूट्स को काम करना चाहिए। बात करें सिस्टम की, तो हमारा सिस्टम इतने काउंसलर प्रोड्यूस कर पा रहा है? मुझे तो ढूंढने से भी काउंसलर नहीं मिल पाते। हाँ, यदि आप जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो आपके काउंसलर तो नगण्य है, ना के बराबर है हिंदुस्तान में। आप किन काउंसलर के बारे में गाइडलाइन आपको काउंसलर रखने होंगे, कहाँ से लेकर आएंगे? फॉरेन से आएंगे, या तो आप इम्पोर्ट करा दीजिए। जब आपका सिस्टम प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है काउंसलर, आपको जरूरत ही नहीं है काउंसलिंग की, तो फिर कहाँ से आएगी? यहाँ भी क्वेश्चन मार्क उठता है कि पहले गवर्नमेंट को काउंसलर प्रोड्यूस करने इस तरह के ट्रेनर तैयार करने चाहिए, इस तरह की यूनिवर्सिटी, इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए जो उनको ट्रेनिंग दे सके। कहीं कोई काउंसलर जो मेजर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो पेरेंट्स, कुछ साइकोलॉजिकल जिनको बीमारी है, मानसिक रूप से जिनको बीमारी है, उनको तक काउंसलर नहीं मिल पाते। आप ढूंढने से भी नहीं ले सकते। 6-6 महीने पहले आपको काउंसलर की अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकती। जब क्या 6 महीने तक मैं उस बीमारी को ढो पाऊंगा कि नहीं ढो पाऊंगा? मुझे तो अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे काउंसलर। ऐसी भी जरूरत है कि आप पहले काउंसलर को तैयार कीजिए, ये ज्यादा जरूरत है। आपके साइकोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, आप उसका आंकड़ा उठा लीजिए, और फिर वो साइकोलॉजी पढ़ने के बाद क्या काउंसलिंग के फील्ड में जाते हैं या नहीं जाते, ये भी आप देख लीजिए। ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये एक फेलियर है। बहुत कम हम काउंसलर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन मैं जिन काउंसलर की बात कर रही हूँ वो स्कूल में टीचर्स के रूप में मौजूद है। जैसे मैंने बताया कि टीचर ऑलरेडी चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ता है। ट्रेंड काउंसलर की बात कही गई है गाइडलाइन में, ट्रेंड काउंसलर की बात करें। टीचर तो बहुत बड़ा काउंसलर होता है, चाहे वो हिंदी पढ़ाता टीचर हो, चाहे वो इंग्लिश पढ़ाता टीचर हो, साइंस पढ़ाता हुआ टीचर हो, प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, वाइस प्रिंसिपल हो, सबके सब काउंसलर है। हमारे यहाँ सबके सब काउंसलर है। तो लेकिन आप फिर ट्रेंड काउंसलर की बात क्यों करते हैं? हम एक ट्रेंड टीचर हैं, ठीक है, लेकिन काउंसलर भी हैं। काउंसलिंग भी हम बहुत अच्छी कर सकते हैं। हमसे अच्छे काउंसलिंग काउंसलर नहीं कर सकता, क्योंकि हम चाइल्ड साइकोलॉजी को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं और हम क्लोज भी और हम डे टू डे बेसिस पे उनकी प्रॉब्लम को जानते हैं, तो उनको समाधान करने की भी दक्षता रखते हैं। लेकिन आप फिर ट्रेंड काउंसलर की बात कर रहे हैं, और ट्रेंड काउंसलर होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता ट्रेंड काउंसलर की जरूरत है। आप टीचर्स को ही कहिए कि आप काउंसलिंग कीजिए बच्चों के, तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छे से कर देगा।
तो आज का विषय मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन निश्चित रूप से मानी जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट जब कोई गाइडलाइन देता है तो वो कानूनी रूप से भी बाध्य हो जाती है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए या सरकारों के लिए भी, कि वो बाध्यकारी होती है, उसको मानना ही पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जरूरत है इसको ब्रॉड वो में देखने की, इसको एक विस्तृत रूप में देखने की, इस पर एक विस्तृत चर्चा करने की कि रूट कॉज क्या है, बच्चों में ये टेंडेंसी आते कहाँ से है। आने के बाद आप रोकने के प्रयास करते हैं, जब एक पेड़ बड़ा हो जाता है तो आप कहते हैं इसके ग्रोथ को रोकिए, इसके ऊपर की टहनियों को काट दीजिए। टहनी काटने से बात नहीं बनेगी, जब वो पेड़ बड़ा हो गया तो वो काबू में नहीं आएगा, या तो आप उसके जड़ को ही काटिए, तब वो पेड़ काबू में आ सकता है। आप टहनियों को काटते रहिए, फिर वो बड़ा होता रहेगा, फिर टहनियों को काटते रहिए, फिर वो बड़ा होता रहेगा, नहीं। तो ये सुसाइड टेंडेंसी इस तरह का था, इसके जड़ को ही काटना पड़ेगा, वहीं पे प्रहार करना पड़ेगा, तब ये टेंडेंसी रुक सकती है। और हिंदुस्तान जैसे देश में जो विश्व गुरु कहलाया जाता है, वहाँ 8% का हो जाना अपने आप में बहुत ही दुखद है। तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई है, निश्चित रूप से कुछ माहौल में सुधार आएगा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार उस पर कुछ कानून बनाए। तो ये कानून जब बन के आ जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम एक प्रतिक्रिया लेंगे, फिर एक पॉडकास्ट करेंगे कि कहाँ कहाँ हमें कमी नजर आई, कहाँ कहाँ स्ट्रेंथ नजर आई। तो मुझे लगता है हम उम्मीद कर सकते हैं निश्चित रूप से जब कानून बनकर आएगा तो वो स्ट्रेंथन होगा, बच्चों के मामले में उसको सुरक्षा देने वाला होगा, और उसके रूट कोज को, उसकी जड़ों को खत्म करने वाला होगा, सुसाइड टेंडेंसी को। इस तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए पत्रिका संवाद।